अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। ताज़ा तरीन खबर जैसे अभी आपने दुनिया टीवी पर देखी कि नईम खालिद लोधी जो साबिक सेक्रेटरी दिफा है, जिन्हें हाल ही में वज़ीर आज़म ने उनके ओहदे से हटाया था, उन्होंने कहा है कि उन्हें एक ऐसी स्टेटमेंट पर दस्तखत करने के लिए कहा गया था जिसमें लिखा गया था कि मेमो महज एक कागज़ का टुकड़ा है। इसके साथ कुछ मजीद इंकशाफात भी उन्होंने किए। उन्हें कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म ने अपने बयान की सज़ा जो उन्होंने खुद दिया आर्मी चीफ के खिलाफ, उस बयान की सज़ा देने के लिए उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। इसके साथ साथ हुसैन हक्कानी के बारे में ये अब दस्तावेजी तौर पर साबित हो रहा है, दुनिया न्यूज़ की ही ये खबर है कि उन्होंने अमेरिकन को इतने वीज़े जारी किए और वीज़े जारी करने से पहले जो ज़रूरी तहकीक और तफ्तीश है वो नहीं की। इसके साथ ही वज़ीर आज़म की तकरीर जो आज उन्होंने पार्लियामान में की और जमहूरी निज़ाम के हक़ में पेश होने वाली करारदाद, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं, जो तजावीज़ लेकर वो सियासी कायदीन से मिल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शाम साहब, सबसे पहले तो नईम खालिद लोधी आखिरकार बॉल पड़े और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो एक कागज़ का टुकड़ा साइन करवाना था और कि मेमो एक कागज़ का टुकड़ा है, मैंने उस पर साइन नहीं किया, उन्होंने मुझे बरतरफ कर दिया। देखिए हबीब साहब, पहले तो एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हाजिर सर्विस जर्नल नहीं है। ठीक है, ये रिटायर्ड जर्नल हैं और गोया और उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी डिफेंस रखा गया था। यानी इनकी ना तो वहां मुलाजमत पक्की है, ना फौज की मुलाजमत मौजूद है। और जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजम रखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको 30 दिन का नोटिस देकर बगैर कोई वजह बताए या उस नोटिस के बगैर आपको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में तो वो भी नहीं हुआ ना? देखिए ना, इस केस में जो हुआ है, उन्होंने जो गुफ्तगू की, देखिए एक इनडिसेंट तरीके से काम हुआ है, नाशाइस्तगी के साथ। ये बात मैं मानता हूं कि वजीर आजम को इस तरीके से ये काम नहीं करना चाहिए था। उनको बुलाते और बुला के कहते कि भाई हमें आप पर एतमाद नहीं रहा, आप रिजाइन कर जाए। और इससे मैसेज क्या देना मकसूद था? ये तो एक असूली बात। मैसेज होता है ताकत का मैसेज, ताकि अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाए। एक खास सिचुएशन में वजीर आजम ने सेक्रेटरी डिफेंस को अलग किया क्योंकि ये नॉमिनी थे अफवाज पाकिस्तान के, उनकी तरफ से आए थे और आमतौर पर सेक्रेटरी डिफेंस वहां से आता है, तो इसलिए एक मैसेज उन्होंने दे दिया। लेकिन इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं की गई, कोई गैर आईनी बात नहीं की गई और कोई जुल्म नहीं हो गया इनके ऊपर। यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आसमान गिर गया हो या जमीन फट गई हो। ये मुझे उनसे हमदर्दी है जाती तौर पर। और अब 30 दिन की वो बात कर रहे थे, उनको 30 दिन की तनख्वाह दे देनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। अगर मजीद वो चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां माशाल्लाह हर तरह की दरखास्त जो है दायर की जा रही जी। लेकिन शाम साहब, इससे एक फर्क और वाज़ेह नहीं हो गया कि जिस मेमो को एक हकीकत कहते हैं हमारे फौजी भाई, उसको एक कागज का टुकड़ा करार देने के लिए हुकूमत एक सेक्रेटरी को मजबूर कर रही है। देखिए बात यह है कि वो कहते हैं कि ये हकीकत है। हकीकत से क्या मुराद है कि इसका एक वजूद है। हम उसको उस तरह से इंटरप्रेट ना करें कि ये कोई वाकयातन यानी लिखा गया है हुकूमत के ईमा पर अमेरिका को, ये बात इस तरह, इसके लिए तो कमीशन कायम हुआ है। तो अब ये मेमो की हकीकत क्या है जो कमीशन जजों का काम कर रहा है उससे सामने आ जाएगी, ये एक अलग बहस है। बात यह है कि हमारे यहाँ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको इतने इख्तियारात हासिल हैं कि वो खड़े खड़े किसी लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जनरल परवेज मुशर्रफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो कोयटा के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल तारिक परवेज। उनके वो वजीर आजम से मिले, ये खबर उड़ी, पता नहीं मिले या नहीं मिले, और उनको खड़े खड़े डिसमिस कर दिया, उनकी मुलाजमत से ट्रांसफर नहीं किया, रिटायर कर दिया परवेज मुशर्रफ साहब ने। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बार बार कई वाकयात ऐसे हुए हैं। हमारे हमीद गुल साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, उनको जनरल आसिफ नवाज ने, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी ड्यूटी लगाई, उनको ट्रांसफर कर दिया टेक्सला में, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर काम करता था, तो जनरल हमीद गुल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को रिपोर्ट कर दिया
और उन्होंने कहा कि आप यहां दफ्तर में बैठ जाए इस्लामाबाद में। ठीक है। जब जनरल आसिफ नवाज को पता चला, उन्होंने कहा नहीं, ये ऑर्डर डिसोबे हुआ है। अच्छा। और उनको रिटायर कर दिया। और उनका कहना यह था कि इनके जो बेनिफिट्स है ना, वो भी पेंशन के, रिटायरमेंट के, वो भी जब्त कर लिए जाए। बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया कि नहीं, आप इनको रिटायर कर दें, विद फॉल्ट रिटायर न करें। तो ये हमारे मुल्क में जनरल अपने ज़ियाउल हक थे, वो एक दफा दौरे से वापस आए, एक जनरल साहब के साथ वो GHQ में मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि दौरा कितना कामयाब रहा है और लोगों ने बड़ी पजीराई की। तो एक जर्नैल साहब उठे, उन्होंने कहा कि आप अब दौरा जब हमारा इतना कामयाब रह गया है तो क्या यह मुनासिब बात नहीं होगी कि हम इलेक्शन कर दें फौरी तौर पर? यह बड़ी अच्छी फजा है। जनरल साहब ने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अप्रिशिएट किया। और जब शाम को वो जनरल साहब घर गए तो उनके घर में एक टर्मिनेशन लेटर उनको मिल गया। ठीक है ना। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके पास ये इख्तियार है कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, किसी बाकायदा नौकरी पर मौजूद जर्नैल को, ब्रिगेडियर को, कर्नल को डिसमिस कर दें, घर भेज दें। अच्छा, ये इख्तियार सिविल हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं। देखिए, हाँ देखिए, और ये जमाना जंग के इख्तियारात हैं। ये इख्तियारात होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए फौज में, लेकिन जमाना जंग के ये इख्तियारात हैं जो हमारे यहाँ जमाना अमन में भी इस्तेमाल होते हैं। जी शामी साहब, अगर नईम खालिद लोधी के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि नईम खालिद लोधी साहब ने अदालत को कहा कि फौज के ऊपर और ISI पर हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं है, क्या ये काफी नहीं था अगर हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता? बात यह है कि वो तो अब हमारे यहाँ तो हर चीज़ जो है वो फसाना बनती है, उसे कोई सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसके लिए तो फिर कमीशन कायम करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कमीशन कायम कर सकती है कि जो लोधी साहब की अलहदगी की वजूहत क्या है। मगर मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारे जुनेजो साहब जब वजीर आजम हुए जी, तो उस वक्त बड़े ताकतवर सेक्रेटरी थे लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, वो सेक्रेटरी इतलात थे बैक वक्त, यानी जनरल भी थे और सेक्रेटरी भी थे। ज़ियाउल हक के दौर में रहे ना। ठीक। जुनेजो साहब ने एक दिन उठे और उनको उनके ओहदे से अलग कर दिया, वापस भेज दिया, बड़ा हंगामा मचा। लेकिन ताकत का जो मज़ारा है ना, ये जो सिविलियंस होते हैं ना बेचारे, जैसे हमारे अपना गिलानी साहब ने, वो महमूद अली दुर्रानी साहब जी, उन्होंने कोई पता नहीं क्या बात कह दी कि नहीं कह दी, उनको उन्होंने धड़ल्ले से फारिग कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये जो सिविलियंस हैं, ये इनडिसेंट हेस्ट का मुजाहरा करते हैं लोगों को ये बताने के लिए और फौज को ये पैगाम देने के लिए कि हम बड़े ताकतवर हैं। हालांकि इस तरह के इक़दामात से ताकत नहीं आती, कमजोरी का एहसास होता है। और मुनासिब यह होगा कि जो भी काम किया जाए पूरी शाइस्तगी के साथ किया जाए और पूरे अदाब के साथ। शाम साहब, ब्रेक पे जाना है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर शाइस्ता, आप कह रहे हैं कि शाइस्तगी से किया जाता, क्या करते? उन्हें बुलाते, कॉफी पिलाते? नहीं, हाँ, कहते हैं आपके हमारे दरमियान एतमाद नहीं रहा जी, तो मुनासिब यह कि अब आपको इस्तीफा दें। और उसके बाद अगर वो इनकार कर देते, फिर ये कर देते जो कर दिया। देखिए ना, वो भी सेक्रेटरी है ना, उनको भी पता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूं, मेरी पक्की मुलाजमत तो है नहीं। पक्की मुलाजमत होती तो OSD बना दिए जाते, कहीं ट्रांसफर कर दिए जाते। तो ये तो ना हो सकता ना, कच्ची मुलाजमत थी, कच्चे तरीके से अलग हो गए। चलिए, नईम लोधी साहब को यही कह सकते हैं हैप्पी गोल्फिंग। 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालात बराह रास्त प्रोग्राम में लें। और उसके बाद हमने हुसैन हक्कानी साहब के बारे में जो खबर है उस पर शामी साहब से बात करनी है और उस पर फिर आपको बताएंगे कि तफसीलात भी क्या हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। नईम खालिद लोधी साहब की हम बरतरफी पे बात कर रहे थे और शामी साहब, वो हमारे चैनल के एक जिम्मेदार ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि तमाम फौजियों को सिविलियन लगाते हैं लेकिन अल्टीमेटली सिविलियन चले जाते हैं। ये गालिबन फौजियों को जाना पड़ा, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी। आप ये देखें ना कि कहते हैं जी नोटिस नहीं दिया, नाशाइस्तगी से निकाल दिया। ये नवाज शरीफ साहब को कैसे निकाला परवेज मुशर्रफ साहब ने? हथकड़ियां लगा के। और उन्होंने खुद, एडिटर्स की एक मीटिंग थी, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा जो मुझे धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। अच्छा। उन्होंने मुझे निकाला, मैंने उनको निकाल दिया। वो नाकाम हो गए, मैं कामयाब हो गया।
बहुत खूब। उससे पहले क्या हुआ, हम पीछे से जाए ना, उससे पहले क्या हुआ जी यानी मौसूफ जाने लगे इंडिया, परवेज मुशर्रफ साहब, ठीक है। उस वक्त तक थे ये चीफ एग्जीक्यूटिव, और तारड़ साहब बैठे हुए थे सदर। उनका ख्याल था नवाज शरीफ साहब की कोई दरखास्त वगैरह आएगी तो उसको कुछ उसमें कोई रोल अदा कर लूंगा और उनको सजा वगैरह ना दी जा सके, खुदा ना खास्ता को फांसी वांसी ना हो जाए। अब उन्होंने किसी ने कहा हुजूर आप इंडिया जा रहे हैं, वहां आप चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रोटोकॉल होगा, आपको हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वहां। अच्छा। ताकि सदर भी आपको रिसीव करे, आपको वजीर आजम भी रिसीव करे। उनका उसका क्या तरीका है? उनका उसका तरीका आप सदर बन जाए। कैसे बन जाए? उनका ये तारड़ साहब से इस्तीफा ले ले बन जाए। कहा ठीक है। अब पहुंचे जनाब उनके पास, कहा हुजूर आप जरा इस्तीफा दे दें। उनका इस्तीफा दे दें। क्यों भाई, मैं तो बनना चाहता हूं सदर। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं देता इस्तीफा। उन्होंने कहा चलिए फिर ना दे। ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया कि उनको ओहदे से अलग कर दिया गया रफीक तारड़ साहब को, और खुद सदर बन गए, ओथ ले लिए। और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके चीफ जस्टिस जो बायसे नंग है जिनका वजूद आज, जी, उन्होंने हलफ ले लिया जाके। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, निकाल दिया। एक जब रेफरेंडम के बाद इन्होंने एक मीटिंग की, जो उसमें एडिटर्स मौजूद थे, परवेज मुशर्रफ साहब ने, सारे पाकिस्तान से, मैं भी था, ये कैबिनेट ब्लॉक में हुई। तो मैंने रेफरेंडम पर गुफ्तगू होने लगी। मैंने कहा जनाब रेफरेंडम में जो कुछ हुआ तो हुआ, अगर इलेक्शन ऐसे होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो क्या करें? मैंने कहा अपोजिशन जो कह रही है आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दें अपोजिशन के साथ मशवरे के बाद, ठीक है, ताकि इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल हो जाए। कहने लगे लेकिन वो तो उनकी तो टेन्योर पूरा नहीं हुआ। अरशाद हसन साहब बन चुके थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस के बाद। कहने लगे उनका तो टेन्योर पूरा नहीं हुआ और उसको तो मैं दस्तूर के मुताबिक निकाल नहीं सकता। माशाल्लाह। मैंने कहा जी आप निकाल सकते हैं जनाब, मैं निकाल सकते हैं। कहते कैसे? मैं आपको बताता हूं। कहते हाजी हुक्म करें, बताएं कैसे निकालूं। मैंने कहा जैसे आपने 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को निकाला, जैसे आपने बाकायदा मुंतखब सदर को निकाला, और उससे पहले जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सईदुज्जमान सिद्दीकी, उनको कहा आप हलफ, आप घर में बैठे रहे। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, आप हलफ नहीं लूंगा नया। उन्होंने कहा फिर आप घर से नहीं निकल सकते। वहां फौज लगा दी या पुलिस लगा दी, वो घर से नहीं निकले और फारिग हो गए। मैंने कहा जैसे आपने सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब को निकाला, वैसे ही आप अरशाद हसन साहब को निकाल दे। आप तो माशाल्लाह निकालने के बाद चाहे तो उनको सख्ता तारी हो गया, बात नहीं कर सके कोई, पसीना आ गया उनकी जबीन पर। और उससे पहले आप देखें, ये तो पुराना खून लगा हुआ है मुंह को। अयूब खान को देख लें, वो एक्सटेंशन लेने के लिए पीछे पीछे फिरते रहे फिरोज कानून के जो वजीर आजम थे, अयूब खोड़ो के जो जनाब उस वक्त वजीर दफा थे, और सिकंदर मिर्जा उनके सिफारशी थे। जब वजीर आजम ने उनके एक्सटेंशन पर दस्तखत की तो उनको चैन में चैन आया और सुकून आया। और कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद, उन्होंने फिरोज कानून को, जो बाकायदा मुंतखब वजीर आजम थे, कोई नोटिस दिया था उनको, 30 दिन का तनख्वाह दी थी, घर निकाल दिया, फौज लेके आए, दस्ता लेके आए, फारिग हो गए। और उसके बाद वो सिकंदर मिर्जा जिन्होंने मार्शल लगाया था और अपनी जड़ें खुद खोद ली थी, उनके पास एक फौजी दस्ता गया, जनाब आप अगर रहेंगे यहां तो हालात बड़े खराब होते जाएंगे, या आप रह सकते हैं या हमारे अयूब साहब रह सकते हैं। उनका फिर निकले बाहर। उनका मैं नहीं निकलता। तो वो हमारे एम.एस. जुबैरी साहब थे, बड़े सीनियर अखबारनवीस, बिजनेस रिकॉर्डर के एडिटर, वो बताते थे कि जनाब फिर उनको जिस तरह निकाला गया धक्के देके, बस तारीख का हिस्सा है। नोटिस दिया 30 दिन का, तो इनके लिए तो नोटिस चाहिए 30 दिन के, 6 महीने के, साल के, तनख्वाह भी चाहिए, अलाउंस भी चाहिए, और इनको गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी चाहिए। अच्छा साहब, अब फिर ब्रेक का वक्त हो गया है। ये बताइए कि अब मौजूदा सूरत हाल में नईम लोधी साहब का ये सामने आना क्या किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा है? नहीं, बड़े डिजाइन क्या, नईम लोधी साहब बड़े काबिल एहतराम है, बड़ी उनकी इज्जत होनी चाहिए शख्सी तौर पर, लेकिन उनको चाहिए कि अब वो
आप वो 30 दिन की तनख्वाह ले लें, ज्यादा से ज्यादा लेनी है। वजीर आजम से मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जनाब ये तो कर दे कम से कम, ताकि उसके बाद ये अपने घर जाए। और देखिए वो जियाउद्दीन भट्ट, ख्वाजा जियाउद्दीन, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया है नवाज शरीफ साहब ने, बाकायदा फूल लगाए वजीर आजम ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, वो घर रहे, वो नजरबंद हुए, उनकी पेंशन खत्म, उनकी बरात खत्म, उनकी प्रॉपर्टी खत्म, उनके प्लाट मनसूख, अभी दरबदर फिर रहे हैं यहां। ना कोई सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है, ना कोई और सुनने वाला है। तो ये अपने लोगों के साथ क्या करते हैं। और ये फिर उसके बाद कहते हैं जनाब हमें नोटिस ही नहीं दिया, हमें 30 दिन का नहीं मिला, हमें वो, मुझे हमदर्दी है, इनसे हमदर्दी है, लेकिन कोई खुदा खौफी भी तो कर ले। अच्छा शामी साहब, अब मजमूई तौर पे ये पूरी सूरत हाल जहां पे कल्मिनेट हो रही है, स्टार्ट वही कागज के टुकड़े से हुई, मेमो। तो कागज का टुकड़ा तो हमारे यहां पर तलाक, जब तलाक होती कहते कागज दे दिया, तो किसको तलाक देना चाहते हैं? वजीर आजम को, सिस्टम को, किसको? भाई ये जो मेमो था, एक गैर मुल्की शख्स ने इसका इंकशाफ किया, एक गैर मुल्की को लिखा, उसने हमारे यहां हशर बर्पा कर दिया। अब उसके लिए कमीशन मुकर्रर हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि हमने इसको क्यों दरखास्त को कबूल किया नवाज शरीफ साहब की, वो पढ़ के देख लीजिए। अगर उस इंटरप्रिटेशन को मान लिया जाए तो मुल्क में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर चीज फंडामेंटल राइट में आती है। आपका रोजगार का हक भी आ गया फंडामेंटल राइट में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जनाब मुझे नौकरी नहीं मिल रही, हुकूमत को कहें मुझे पैसे दे खाने के लिए, पैसे देने पड़ेंगे हुकूमत को। बेरोजगारों को नौकरी भी देनी पड़ेगी, जो लोग बेमकान है उनको मकान देना पड़ेगा, जो लोग, ये सारे काम जो हैं अदालतों के हुक्म से हो जाएंगे। यानी इस तारीफ के मुताबिक नईम लोधी भी अदालत में जा सकते नहीं, वो तो इस तारीफ के बगैर भी जा सकते हैं भाई, वो तो रिटायर्ड जनरल। देखिए हाथी जो है ना, हाथी रिटायरमेंट के बाद भी 1.25 लाख का होता है। सब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी रिटायर हाथियों पे, जो रिटायर होने के बाद भी 1.25 लाख के। और अभी शाम साहब, अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि कुछ रिटायर हाथी नैब ने दोबारा NRO के बाद गिरफ्तार करने का भी इम्कान हो रहा है। हुसैन हक्कानी साहब, उनके बारे में अब एक इल्ज़ाम मुतय्यन हो गया है, डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए हैं कि उन्होंने बगैर तफ्तीश और तहकीक के अपने पाकिस्तानी वीज़े अमेरिकन को जारी किए, जिसकी वजह से हज़ारों रेमंड डेविसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए। देखिए इल्ज़ाम यह है कि वजीर आजम ने उनको ये इख्तियार दिया, एम्पावर किया, बिल्कुल ठीक है ना। अब सवाल यह है कि आया वजीर आजम के पास कोई ऐसा हुक्म जारी करने का इख्तियार था या नहीं था? पहले तो इसकी तहकीकात होनी। फिर यह कि कितने लोगों को वीजे जारी किए, वो कौन कौन है, और फिर उसके बाद कितने वापस चले गए, कितने यहां रहे, क्योंकि हुक्काम का लफ्ज इस्तेमाल किया, ऑफिशियल्स को वीजे। तो ये सारी डिटेल्स हैं। मेरा ख्याल है इनमें जब वज़ीर आज़म हाउस से वजाहत आ जाए या हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से आ जाए तो फिर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन ये जो हमारा एबटाबाद का कमीशन है ना, जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इन सारी चीज़ों की तहकीकात करेंगे, तो उनको ये तहकीकात करनी चाहिए। वैसे एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो लोग वीज़े लेके आए वो तो बात की बात है, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वीज़ों के बगैर आए, ये शमसी एयरबेस किसने दिया है? यूसुफ गिलानी ने दिया था। और ये जैकबाबाद का अड्डा जो है किसने दिया? ये किसने ड्रोन यहां उड़ने की इजाजत दी? ये किस, यहां लोग जो आते रहे वीजे लेके आते रहे, वो हजारों लोग ऐसे हैं जो वीजों के बगैर आए यहां, और वो वीजों के साथ तो को आता है, उसका रिकॉर्ड होता है, वीजे के बगैर आता है उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो ये शाहिद अजीज साहब, जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज हैं, जो नैब के चेयरमैन थे, जो कोर कमांडर थे, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही थी कि कोर कमांडर से पूछे बगैर बाला ही बाला अमेरिका से मामलात होते रहे। काश कोई कमीशन ऐसा मुकर्रर होता जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आने वालों की फहरिस्त बनाता और बाद वालों की भी बनाता, क्योंकि गिलानी साहब हो या मुशर्रफ साहब हो,
मेरा तो कोई मामू का चचा का बेटा नहीं है। लेकिन शाम साहब, एक लेकिन गलती का जवाब ये तो नहीं दूसरी गलती कर दी देखिए जाए। जवाब नहीं, हमारे यहाँ तो वजीर आजम जो है ना, ये ओहदा हमें रास नहीं आता, हम उसको बंगी बनाकर रखना चाहते हैं। वो कोई इख्तियार इस्तेमाल करे वो हाहाकार मच जाए, वो कोई ना करे तब हाहाकार मच जाए। लियाकत अली खां से लेके आज तक जो कुछ यहां हुआ है, वजीर आजमों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शाम साहब, वजीर आजम भी तो ना बिजली देता ना गैस देता है, कुछ उसने जेब में रखी हुई है। पहले परवेज मुशर्रफ साहब स्टोर कर जाते ताकि वहां से लेके देते रहते। बात यह है जो बरसों की बदअमालियां हैं, और इनकी भी शामिल है, मैं ये नहीं कहता नहीं शामिल, वो सबका नतीजा ये निकला है। मगर आपको हबीब मैं ये बात कहूंगा, ये अफगानिस्तान में वजीर आजम का नाम रख लिया था उन्होंने सदर आजम, तो यहां भी वजीर आजम के ओहदे का नाम बदल दे, कोई सदर आजम रख दे, कोई नाज़िम आला रख ले, कुछ रख ले। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाए थे ना हमने, चलो ये उसी तरह का नाज़िम बना ले और सदर का नाम को चेयरमैन टाइप कर दे, ताकि ये जो होता है इसका एदाद जो है पाकिस्तान के एदाद के साथ या अफवाज पाकिस्तान के एदाद के साथ नहीं लगा खाते। सज्जाद नकवी साहब हैं, आज हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है फोन कॉल्स लेने के लिए। यार आपने फोन कॉल ले ली जी। मैं तो वो जो अल्ताफ हुसैन साहब है उनको दाद देना चाहता था। किस बात? जो उन्होंने कहा कि दाल खाओ और सब्जी खाओ, लोगों ने उसे मजाक में उड़ा दिया। हालांकि ये अगर दाल सब्जी खाए आधी महंगाई तो कम हो जाए वैसे ही। लेकिन शामिद साहब, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उम्र के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी उम्र के तकाजों में तो ज्यादा हिर्स बढ़ती है आदमी को खाने की, जो उम्र बढ़ती है। अच्छा। मगर उन्होंने अच्छी बात की थी, किसी ने दाद नहीं दी। खैर, सज्जाद नकवी साहब है जर्मनी से। जी सज्जाद नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कॉल होगी मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, आज एक बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया हमारे पास। जी नकवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और शामी साहब की तारीरें मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उस वक्त से पढ़ रहा हूँ। जी। मेरे कई सवालों का जवाब तो इन्होंने दे दिया। मेरी एक गुजारिश है आपके मीडिया वालों से, शेख रशीद जैसे बंदे को सारी शाम बिठा के हर चैनल, देखें ये ना करें, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आप मतलब जी आप पार्लियामेंट को गाली दिलाते हैं। नहीं, असल में बात यह है जो शेख रशीद साहब हैं, देखिए उनका कमाल यह है कि इतनी कवरेज के बावजूद, इतनी प्रेजेंस के बावजूद टीवी में इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई। तो बात यह है कि ये शेख रशीद साहब तो मेरे दोस्त हैं, मोहतरम हैं, जिनको वो गाली देते हैं वहां मौजूद होते हैं जी। यानी हर शख्स जो है, हमारे जो लोग बैठते हैं टीवी में आके, वो भी माशाल्लाह जुबान। अभी जो कमीशन है ना हमारा, ये सलीम शहजाद का, उसके चेयरमैन थे साकिब निसार साहब, उन्होंने कहा है मीडिया भी अपनी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास करे, वो भी समझे कि भाई ये मामलात किस तरह चलने चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, तहकीकात क्या होनी चाहिए, और जो स्टेट सीक्रेट्स है वो क्या होते हैं। ये मशवरा है, धमकी है? नहीं, ये मशवरा है, वो तो बेचारे जज मशवरा ही देंगे जी। और देखिए असल बात यह है कि हमें जो उन्होंने बात कही है वो शेख साहब तक पहुंच जाएगी, बस काफी है। हमजा एहसान साहब है औरंगजेई से हमारे कॉलर हैं। जी हमजा साहब। वालेकुम सलाम जी। रिवायत चली है कि वकालत, सियासत और सहाफत को फौज की किरदार कुशी का इनवान मिला है। फौज के लाखों जवान इस धरती के लिए अपना खून दे रहे हैं, क्या खून का बदला दुगनी तनख्वाहें और तजलील है? मेमो एक हकीकत है और तहकीक का मुतालबा हर पाकिस्तानी का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर खून का बदला खून चाहते हैं हम उनको जनाब जिन्होंने जाने दी हैं उनको सलाम पेश करते हैं, और अफवाज पाकिस्तान पर दिफाई जिम्मेदारियों के हवाले से तनकीद नहीं होती, सियासी मामलात के हवाले से जो हमारी तारीख है उसका तस्करा होता है। जी निशाम साहब, अदनान दानी साहब हैं। अदनान दानी साहब की मैंने कॉल लेनी थी लेकिन हमारा टाइम खत्म हो चुका है। उन्होंने फेसबुक पे कहा है अदनान दानिश से आपको दानिश से एतराज हुआ जी नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो चुका है। आइंदा हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी शाम साहब। आइंदा हफ्ते हमने कॉल ज्यादा लेनी है क्योंकि फेसबुक पे बहुत से लोगों ने हमने कल भी कहा था जी, आज और वक्त कम हो गया। आज वक्त और कम हो गया, लेकिन आइंदा हफ्ते हमें उम्मीद है कि हम आपकी कॉल ज्यादा ले सकेंगे और आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।